माननीय जयराम ठाकुर जी, माननीय चंद्रशेखर जी, माननीय कुमारी अनुराधा जी और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा जिस पे चर्चा हो रही है, प्रदेश में भारी बरसात आपदा के कारण जनमानस सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल व सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान बारे सदन विचार करे। इस चर्चा में मैं भी भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। महत्वपूर्ण विषय है जलवायु परिवर्तन की वजह से जो प्रकृति में बीते दिनों से बदलाव देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं एक चुनौती बनकर मानव समाज के समक्ष खड़ी हुई है, जिसका जीता जागता जो उदाहरण पिछले वर्ष भयंकर प्राकृतिक आपदा आई, जिससे पूरा प्रदेश त्रस्त हुआ और ये सिलसिला रुका नहीं। और इस वर्ष भी हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल फटने की घटनाएं सामने आई, जिसकी वजह से जालमार का नुकसान। जहां इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है, एक कारण मैं समझता हूं कि हमारा समाज भी है, और प्रकृति से जब भी छेड़छाड़ की जाती है तो इसका नुकसान जो है हमें भुगतना पड़ता है। और इन चुनौतियों का सामना हमें सामूहिक रूप से करना चाहिए, ये भी एक आज चर्चा में बात होनी चाहिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जब अपने संबोधन में लगभग 35 मिनट लिए और मैं अंतिम शब्द तक इनको सुनता रहा, और बड़ा एक मैं समझता हूं कि ये इतना गंभीर विषय है, और पिछले साल जो आपदा आई उससे भी अगर हमें सीख नहीं मिली, उससे भी अगर हम नहीं समझ सके, तो एक ये चिंतन का विषय। मैं सुनता रहा कि उन्होंने आपदा से हुए नुकसान के बारे में तो चर्चा करी, और जहां जानमाल का नुकसान हुआ, लेकिन उनका नेता प्रतिपक्ष के नाते क्या योगदान रहा, इस बात की चर्चा अपने संबोधन में नहीं उन्होंने करी। मैं उस बात पे चर्चा करना चाहता हूं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से हमें सामूहिक रूप से इस चुनौती का सामना करना चाहिए। तो जब इस तरह की आपदाएं आती हैं तो ये सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं बनता है। सदन में उतना ही महत्वपूर्ण सदस्य यहां पर विपक्ष की जो भूमिका में यहां पर बैठे हैं, उनका भी दायित्व बनता है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, और प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं, विधायक हैं सत्ता पक्ष के, उनका कि ऐसी आपदा की स्थिति में हमने सामूहिक रूप से प्रयास किए, बावजूद आर्थिक तंगी के। जिस तरह से आपदा राहत कोष 4500 करोड़ रुपए की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने करी, ये एक सराहनीय कदम है, और इस बात की सराहना विपक्ष द्वारा भी की जानी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, कि नेता प्रतिपक्ष बताएं कि उनका क्या योगदान रहा। उन्होंने चर्चा तो करी, अलग अलग घटनाओं का जिक्र किया, कितनी जाने गई इसकी बात भी रखी, लेकिन जब स्पेशल सेशन पिछले वर्ष बुलाने की बात की गई थी और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग रखी गई थी उस सदन में, उस समय विपक्ष का क्या रोल था, यह भी जनता को पता होना चाहिए, और इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि इन्होंने बैकआउट किया था।
और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का तात्पर्य क्या था, क्या उद्देश्य था? वो उद्देश्य था कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जनमानस ने अपना नुकसान सहा है उसकी भरपाई करने के लिए जो राहत राशि की जरूरत थी, जो मलहम लगाने की जरूरत थी, जो उनके नुकसान को भरपाई करने की जरूरत थी, उसमें ये साथी बने। उसके लिए जो है ये हमने राष्ट्रीय आपदा में इनके सहयोग मांगा था, लेकिन ये इन्होंने पीठ दिखाई और उसमें हमारा साथ नहीं दिया। आज किस मुंह से ये इस प्रश्न को यहां पर लेकर आए हैं? हमें सिर्फ चर्चा ही एक माध्यम नहीं रखना चाहिए अपनी बात रखने। मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष का सीधा एक्सेस है अपने केंद्र नेतृत्व से, और ये कितनी बार केंद्र सरकार के नेताओं से मिले, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने इन्होंने कितनी बार बात रखी। ये श्वेत पत्र जारी कर ये कहते हैं कि इतने करोड़ रुपए, 1700 करोड़ रुपए के लगभग राशि जो है केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को दी गई। ये उसके बारे में भी जो है वो श्वेत पत्र जारी करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए, सत्य सामने आए। लेकिन मात्र चर्चा करने से जो है वो झूठ सच नहीं बनता, ये मैं कहना चाहता हूं। और ऐसे समय में जब प्रदेश त्रस्त है, जनता जो जनमानस है आज टकटकी लगाए देख रहा है किस तरह से जो ये घाव अभी तक नहीं भर पाए पिछले आपदा के, आज फिर जो है नुकसान हुआ है। एक व्यक्ति भी परिवार से जुदा होता है तो बहुत दुख होता है, और जहां 70 लोगों ने अपनी जान गंवाई हो तो समाज को दुख होता है। आज ये आंकड़े सदन में बताना जो है कि मात्र इससे जिम्मेवारी खत्म नहीं होती। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिम्मेवारी निभाने की भी इच्छा शक्ति चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो जिस तरह से उन्होंने पिछले वर्ष आपदा के समय में खुद मॉनिटर किया आपदा राहत कार्य को, और बावजूद आर्थिक तंगी के जिस तरह से कुशल प्रबंधन से हिमाचल प्रदेश के हर जन को मलहम रूपी जो एक मैं समझता हूं कि जो एक सहायता दी, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए विपक्ष के नेताओं। आज हमें जरूरत है कि ये इस तरह की घटनाओं का सिलसिला जो है जारी है, इसको हमने किस तरह से फेस करना है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और जिस तरह से भूकंप का जो पूर्व जो अनुमान लगाने के लिए जो जिस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो सिस्मोग्राफ एंड डाटा एनालिटिक का प्रयोग किया जाता है, इसी तरह से हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम आगे सैटेलाइट इमेजिनरी एंड जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए किस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। हमें ये इसके प्रयास करने होंगे। हमें जो स्थानीय लोग हैं उनको भी इसमें शामिल करना होगा, ताकि भविष्य में जो है इसका नुकसान जो है हमें अधिक ना सहना पड़े। और उसके लिए मैं समझता हूं कि जो ये मानव निर्मित भी जो है इसमें जो हम लोग भी एक बहुत बड़ा जो है इसमें हमारा भी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग जिस तरह से आज हमने कार्यशैली अपनाई है और जिस तरह से आज कंक्रीट के जंगल हम शहर के रूप में जो है बना रहे हैं, इस पे भी हमें गौर करने की जरूरत। आज हम समय आ गया है कि अब हमें गांव, मुझसे पूर्व वक्ता ने शायद विपक्ष के साथी ने कहा था, रणधीर जी ने कहा था शायद, कि गांव में भी जब मकान बनाने के लिए सॉइल टेस्टिंग करवाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है, आज समय आ गया है और हमें गांव को भी जो है वो प्लान्ड वे में जो है विकसित करने की जरूरत है। आज शहरों को डीकंजेस्ट करने की जरूरत है ताकि दबाव ना पड़े। आज जिस तरह से यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के पास से जो बादल फटने की घटना हुई, जिसमें कितने लोग यहां पर उन्होंने अपने जाने गंवाई, तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आज हमें सामूहिक रूप से प्रयास करने चाहिए। और मैं ये भी अपने विपक्ष के नेताओं से ये कहना चाहता हूं, विपक्ष के साथियों से ये कहना चाहता हूं, केंद्र में सरकार है आपकी, और आप माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी से आप रिक्वेस्ट कीजिए, हम भी साथ चलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो कई बार जा चुके हैं, और लेकिन अभी तक जो है 1.5 वर्ष में लगभग 20 महीने का समय हो गया, अभी तक कोई भी राहत राशि जो है नहीं मिली है। और जिस राहत राशि की बात आप कर रहे हैं वो केंद्र सरकार द्वारा जो है योजनाएं जो चल रही हैं उसके तहत जो राशि प्रदेश को आ रही है। ये तो अगर आपदा नहीं भी आती तब भी ये राशि आनी थी।
तो ये आपको ये इस बात को समझना होगा और ये जो कितना संवेदनशील मुद्दा है, इस बात को समझते हुए अपनी बात जो है रखनी होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। आपने कहा कि हमारे जो लोगों जो लैंडलेस हुए, जिनके घर जो क्षतिग्रस्त हुए, जिनके पास जमीन नहीं थी, तो उनको जमीन नहीं मिल रही। जमीन ना मिलने का कारण भी आप जानते हैं। एफसीए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है एक ऐसी अड़चन है जो सेंटर का सब्जेक्ट। क्या आपने कभी प्रयास किए? मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सभापति महोदय कि एफसीए सेंटर का सब्जेक्ट है और इनके क्या प्रयास रहे, नेता प्रतिपक्ष बताएं कि उन्होंने एफसीए के जो नियम है उनको आसान करने के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने आपदा सही, हमने अपने लोगों को विस्थापित करना है, हमने अपने लोगों को भूमि उनको तबादला करना है, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि वो एफसीए के जो वहां पर नियमों को जो है उनमें थोड़ा ढील देकर ताकि जो है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके? इनका क्या योगदान रहा? आज सिर्फ चर्चा करके वो चले गए, आज सदन में भी नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए जो है इनका सहयोग जो है आज इसकी अपेक्षा हम करते हैं। और चलो देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट ये क्वेश्चन इन्होंने पार्टिसिपेट किया नियम 130 के तहत, ये इन्होंने प्रश्न तो किया, प्रस्ताव तो लेकर आए। आज अगर ये प्रस्ताव लेकर आए हैं, आने वाले समय में ये भी मैं अपेक्षा करता हूं कि वो इससे आगे बढ़ेंगे और केंद्र सरकार में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और अन्य मंत्री हैं उनके समक्ष हिमाचल प्रदेश की जनता की आवाज उठाएंगे और जो राहत राशि हमें अपेक्षित है उसको लेकर जो है हिमाचल प्रदेश के जो लोगों को जो विस्थापित करना है उसमें अपनी भी भूमिका निभाएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आपदा की घोषणा में तो आपने साथ नहीं दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो लोन लिमिट में जो कट लगा है, क्योंकि विकास कार्य रुके हैं और विकास कार्यों को तेजी लाने के लिए और लंबित जो योजनाएं हमारी उनको गति देने के लिए आज हमें बजट की भी जरूरत, उसमें आप अपना हमें सहयोग दें। आपके समय में जो 10,000 करोड़ रुपए जो हमारा जो आपके समय में आया था, आज इस 3,500 करोड़ रुपए जो है प्रदेश को जो है वो सिर्फ आया है। ओपीएस हमने कर्मचारी बंधुओं का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं पेंशन के रूप में ओपीएस स्कीम लागू करी, उसका खामियाजा जो है आज केंद्र सरकार हमारे हक हकूक है, हमारे अधिकार हैं, उनको रोक कर जो है जो आर्थिक अधिकार हैं उनको रोक कर जो है आज बदला ले रही है। इस बदले की भावना कब तक चलेगी? हम सही कहा चंद्रशेखर जी ने कि हम लोग संघीय ढांचा में रह रहे हैं, वी आर फेडरल स्टेट, तो हमें हमारा ये अधिकार है, हमारा ये अधिकार सुरक्षित रखने के लिए आप हमारा साथ दें, ये मैं कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।